वेलकम बैक अगेन। हम जनवरी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे और क्योंकि प्रादेशिक परिदृश्य थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको 2 वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। तो आज पहला वीडियो हम इसका बनाने जा रहे हैं और आगे बढ़े उससे पहले कि कई लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में अपने सीईटी के एग्जाम्स का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने क्वेश्चंस को और हमारे जो पढ़ाए हुए में से चीज़ें आई हैं उनको वहाँ पर डिस्कस किया ताकि लोगों का फेथ जनरेट हो कि क्रोनोलॉजी मैगज़ीन हमको क्यों पढ़नी चाहिए। और जो क्वेश्चन उन लोगों ने बताए हैं वो मैंने टैली भी किए हैं। तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे मैगज़ीन में से हैं, काफ़ी खुशी की बात है ये। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक था शरद कमल अत्यंत को लेकर के। तो पूछा गया था, जैसे कि मैंने मैगज़ीन पढ़ाते समय आपको बताया था कि आपसे पूछ लेंगे कि ये जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो मैंने आपको बताया भी था टेबल टेनिस के बारे में और वही सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। उसके अलावा रामसर साइट्स को लेकर के 2 क्वेश्चन आए कि रामसर साइट कितनी है और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। उसके अलावा पद्मश्री अवार्ड को लेकर के क्वेश्चन था, पीएम वाणी को लेकर के क्वेश्चन था, नारी शक्ति पुरस्कार को लेकर के क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस हम क्रोनोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है कि आप इस मैगज़ीन के प्रति थोड़ा जो है इसको खरीदिए और इसी में से जो है करंट अफेयर्स को पॉसिबल हो तो इसी में से तैयार कीजिए। क्योंकि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ें, सूजस मैगज़ीन पढ़ें या अदर कोई गवर्नमेंट मैगज़ीन पढ़ें, तो उससे सबसे बेटर या सबसे बेस्ट मैं ये कहूँगी कि आप क्रोनोलॉजी मैगज़ीन को एक बार पढ़ लीजिए। 60 पेजेस की मैगज़ीन है और मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कीजिए ताकि आपको फैक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चीज़ पढ़ी हुई होती है, आपने पढ़ा होगा पीएम वाणी के बारे में कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, बट आपको याद नहीं आएगा, क्लिक नहीं करेगा कि एक्चुअली में वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी। और ये सब चीज़ें फैक्चुअल है क्योंकि जो अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे आरएस का मैं अगर बात ना करूँ, वहाँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा वो कि भाई जहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी जो अदर एग्जाम्स जो अपने हैं वहाँ पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ अगर आपको जितना याद रहेगा उतना आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसीलिए क्रोनोलॉजी मैगज़ीन को आपको फिजिकल फॉर्म में खरीदना चाहिए, बार बार इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। 3 से 4 बार आप इसको रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले, तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो निकल करके आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और जिन लोगों ने पीडीएफ के लिए डिमांड किया है, तो देखिए जब पूरे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तब हम टेलीग्राम चैनल पे जो है इस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। तब तक आप इसको, अगर आप रिमोट एरिया में नहीं है तो आपको इसको खरीद ही लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी मैगज़ीन को। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण को लेकर के है। तो देखिए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जो है वो एक एक्ट के तहत एक अधिकरण बनाया गया है और इसमें राज्य की यानी स्टेट की जितनी भी सेवाएं होती है, सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आरएएस वगैरह आप देखते हैं, तो इनका जो भी पर्सोनल से रिलेटेड मैटर, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैटर, पेंशन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं, उनकी सुनवाई यहाँ पर की जाती है। अभी देखिए इसकी जो है जयपुर और जोधपुर के अंदर 2 स्थायी पीठें हैं, ठीक है, परमानेंट सीट्स हैं इसकी जयपुर और जोधपुर के अंदर। अभी इसका जो एक जो रूल्स हैं इसके 1976 में बने हुए, उसमें एक संशोधन किया गया है, रूल नंबर 6 में संशोधन करके, और इसका जो जुरिस्डिक्शन है यानी क्षेत्राधिकार है वो निर्धारित किया गया है। तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है। अब देखिए जो क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया उस पर से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट दे करके आपको पूछ लिया कि ये कौन सी पीठ के क्षेत्राधिकार में आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जयपुर की जो स्थायी पीठ है उसका क्षेत्राधिकार है जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग, ठीक है, संभाग है, ध्यान रखिएगा, सब डिवीज़न की बात हो रही है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभाग जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर अगर बात करें जोधपुर की स्थायी पीठ की, तो जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर का जो संभाग है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें ध्यान रहेगी। तो 7 संभाग यहाँ पर जो है वो इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये आप याद ध्यान रखिएगा, इनके जो क्षेत्राधिकार है वो आपको मेजरली पता होने चाहिए। अगर बात करें जोधपुर की जो स्थायी पीठ है राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की, तो ये अभी हाल ही में अगस्त 2022 में ही इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इजी है कि आपने जो है ग्रामीण ओलंपिक के बारे में तो हमने पिछली बार पढ़ा था और इस पर क्वेश्चन भर के आए हैं एग्जाम्स के अंदर। ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेल है, कहाँ से शुरू हुआ, कौन से मेडल, सब चीज़ें क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए अभी देखिए ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पे ही शहरी ओलंपिक खेल जो है उसका आयोजन भी हमारी राज्य सरकार जनवरी में करवाएगी। तो 26 जनवरी जो है उस पर जो है इन खेलों का आयोजन करवाया जाएगा।
तो ये देखिए इसमें क्या है, सीधी सी बात है कि भाई जो खेल हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो आप पहले तो डेट याद रखिएगा कि 26 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट होंगे, यानी अभी स्टार्ट होने वाले हैं। और ये शहरों के लिए है, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक था गाँव के लिए, वैसे ही ये शहरों के लिए, शहरों के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। तो हमारे जितने भी नगर निकाय हैं, 240 जो हमारे नगर निकाय हैं, वहाँ पर इनका आयोजन होगा। 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाएँ जो है उसमें इंक्लूडेड है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर 7 प्रकार के स्पोर्ट्स जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। 7 प्रकार के खेलों का आयोजन इसके अंदर किया जाएगा। अब ये सातों को याद रखना है। तो सबसे सातों को याद रखने का एक तरीका है कि सारे तो बॉल आप याद रख लीजिए। पहला तो है फुटबॉल, ठीक है, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है वॉलीबॉल और चौथा है आपका टेनिस बॉल, ठीक है। तो 4 तो ये याद हुए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल। और इन चारों के अंदर ये जो है बालिकाएं और बालक दोनों जो वर्ग होता है गर्ल्स बॉयज़ का, दोनों को इंक्लूड किया गया है। अब उसके अलावा जो 3 स्पोर्ट्स बचते हैं वो याद रखिएगा। ये तीनों ही जो अपन एकदम जो स्कूलों में खिलाते थे ना, एक तो कबड्डी, इसकी तो मैं प्लेयर थी, तो कबड्डी, उसके अलावा खो खो और एक है एथलेटिक्स, ठीक है। तो कबड्डी में भी बालक बालिका दोनों वर्ग हैं। खो खो के अंदर सिर्फ जो है वो बालिका वर्ग को लिया गया है। और एथलेटिक्स में जो है 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की जो रेसेस होती है उनको इंक्लूड किया गया है। तो अब आपको स्पोर्ट्स याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सबसे पहले तो चारों बॉल याद रख लीजिएगा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल, ठीक है। टेनिस बॉल क्रिकेट है ये, तो जो अपने उसमें ग्रामीण ओलंपिक में था, तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट हो गया। उसके अलावा अगर जो स्कूल वाले खेल हैं वो आप याद रख लीजिएगा। 3 खेल वो हैं, एक तो है कबड्डी का, दूसरा है खो खो का और लास्ट वाला बचता है एथलेटिक्स का। वैसे मैं तीनों गेम्स में थी और तीनों में मैंने सिल्वर मेडल जीता था अपने स्कूल में गोल्ड तक नहीं पहुंच पाई। तो ये हुआ। तो ये जो खेल हैं ये आपको याद रखने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है देवेंद्र झाझड़िया को लेकर के, और ये आप जानते हैं कि जेवेलियन थ्रोअर हैं और चूरू से इनका संबंध है, ठीक है। तो इन्होंने अभी जो है इनको मानद डी लिट की उपाधि जो है वो दी गई है। जो ऑनररी जो उपाधियाँ होती हैं वो दी गई हैं। इनके अलावा जो है मेवाड़ के जो राज परिवार के सदस्य हैं, उनका नाम है क्या नाम है उनका, लक्ष्य राज सिंह जो मेवाड़ हैं, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब पुरस्कार नहीं, ये उपाधि जो है वो उससे सम्मानित किया गया है। तो हमारे लिए देवेंद्र झांझड़िया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनको लेकर के, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है, तो पहले तो ये पता हो कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, फिर कौन कौन से जो अवार्ड्स है, मेजर जो इन्होंने पुरस्कार है वो जीते हैं देश के लिए, कौन से मेडल्स इनके पास हैं। तो ये आपके स्पोर्ट्स वाले सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके बारे में ठीक से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझड़िया, इनको ये पुरस्कार मिला है। और जो राज परिवार के सदस्य हैं उनका नाम है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। और ये जो है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जो है, जो हमारे राज्यपाल हैं, उनकी जो क्या कहें एडवाइजरी कमेटी है उसके भी सदस्य हैं, ठीक है। तो इनको दोनों को ही जो है अभी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो उदयपुर का जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, वहाँ पर जो उनका कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, 30वां दीक्षांत समारोह, वहाँ पर जो है ये पुरस्कार इन दोनों को दिया गया है। पुरस्कार कह रही हूँ बार बार, ये जो उपाधि है ये इन दोनों को दी गई है। अब देखिए देवेंद्र झाझड़िया, चूरू में इनका जन्म हुआ 1981 में। ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जेवेलियन थ्रोअर है, और जो है इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहला तो इन्होंने एथेंस में जो पैरा ओलंपिक हुआ था 2004 में, वहाँ मेडल जीता था। फिर रियो पैरा ओलंपिक 2016 में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। और अभी जो आपके टोक्यो के अंदर ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें इन्होंने अपने जीवन का तीसरा मेडल जो है, बड़ा मेडल जिसको आप कहेंगे, रजत पदक जो है वो जीता है। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। और ये लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं कि राजस्थान जो है उसको डिजिटल नवाचारों के लिए स्कॉच अवार्ड्स दिए गए हैं। अब कौन कौन से डिजिटल इसके कार्य हैं जिसके लिए हमारे स्टेट को ये स्कॉच अवार्ड मिला है, तो वो देख लेते हैं। पहले देखिए, स्कॉच अवार्ड्स राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड होता है और इस राष्ट्रीय स्तर के ये अवार्ड है। अब देखिए इसमें कई सारे जो हमारे डिजिटल नवाचार है, यानी कि हमने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या कार्य किया है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहला तो आपका जन कल्याण पोर्टल, ये आपने पढ़ा होगा, ई मित्र, और जो जन कल्याण पोर्टल और जो ई मित्र है, इनको ई गवर्नेंस की श्रेणी में जो है गोल्ड अवार्ड से
स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाउसिंग की श्रेणी की बात करें तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। महिला और बाल विकास श्रेणी के अंदर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो हमारी है उसको स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो तीनों एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो हाउसिंग की श्रेणी के अंदर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को गोल्ड अवार्ड, और महिला एवं बाल विकास की जो श्रेणी है उसके अंदर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये इसके बारे में है। फिर देखिए शिल्पग्राम उत्सव जो है वो मनाया गया है उदयपुर के अंदर। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि उदयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। 10 दिन का ये फेस्टिवल था और करीबन 700 से ज़्यादा कलाकारों ने जो है वो इसके अंदर भाग लिया। इसके अंदर एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और ये जो है एक रंगकर्मी है दिलीप कुमार भट्ट और अहमदाबाद के संस्कृति कर्मी और जनजातीय कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर भगवान दास पटेल, दो व्यक्ति हैं, दिलीप कुमार भट्ट और भगवान दास पटेल। इनको ये पुरस्कार जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो इन दोनों के नाम हो सके तो आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर है राजस्थान प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है 2022 का वो दिया गया है। तो हमारे जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है उसको ये पुरस्कार मिला है। और उस पुरस्कार के अंतर्गत जो EECB है यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी जो ब्यूरो है उसका सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा याद रखने की चीज़ है ही नहीं। राजस्थान का जो हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है वो हमारे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को दिया गया है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं RK सिंह, नवीनीकरण ऊर्जा वाले जो मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने जो है हमारे ये जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल ढाका को ये पुरस्कार देकर के सम्मानित किया है। तो ये पुरस्कार उनको नहीं मिला है, ये उनकी संस्था को दिया गया है। फिर देखिए कि हमारा जो रेलवेज़ हैं उनको भी जो है ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार जो है वो दिया गया है। जैसे कि अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ने हमारा जो उत्तर पश्चिम रेलवे है उसका जो अजमेर कैरेज का जो कारखाना है उसमें ऊर्जा संरक्षण के लिए पहला जो पुरस्कार है वो जो है उसको दिया है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे को भी ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए कि यहाँ पर जो हमारा नागौर रेलवे स्टेशन है उसको रेलवे स्टेशन की श्रेणी में, यहाँ स्टेशन की बात हो रही है, वहाँ कारखाना था, तो रेलवे स्टेशन की श्रेणी में फर्स्ट अवार्ड। दौसा का रेलवे स्टेशन है उसको रेलवे स्टेशन की श्रेणी में सेकंड अवार्ड। और जो सरकारी बिल्डिंग की जो श्रेणी होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग की जो श्रेणी है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा कार्य जिसने किया है, मतलब ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है, उस श्रेणी के अंदर जो क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है, जो रेलवे का जो ट्रेनिंग सेंटर है उदयपुर वाला, उसको ये थर्ड अवार्ड जो है वो दिया गया है। उस श्रेणी में थर्ड पुरस्कार जो है वो उदयपुर की क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान ने प्राप्त किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पर जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है उसको जो है नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। और जो अजमेर वाला जो रेलवे स्टेशन है, उत्तर पश्चिम जो रेलवे है, उसका जो अजमेर कैरेज का कारखाना है उसको औद्योगिक इकाई के अंदर जो है पहला पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया है। और जो नागौर रेलवे स्टेशन है उसको रेलवे स्टेशन की श्रेणी में, दौसा रेलवे स्टेशन को जो है रेलवे स्टेशन की श्रेणी में सेकंड, और जो सरकारी बिल्डिंग वाली श्रेणी है उसके अंदर जो क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है उदयपुर का, उसको थर्ड पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के पुरस्कार हो जाते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है कोणार्क युद्ध स्मारक जो है उसमें मनाया गया विजय दिवस। तो सबसे पहले तो ये कोणार्क युद्ध स्मारक कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है। और आपको पता है कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ था, तो उसका जो विजय है एक तरीके से उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार वाला जो ये विजय दिवस है ये आपके कोणार्क युद्ध स्मारक जोधपुर में जो है वो सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 108 फीट का जो है राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं, बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, चाइल्ड अब्यूज़ के लिए। चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर के जितनी भी हमारे यहाँ पर जो वारदात होती है, दुर्घटना एक तरीके से कह लीजिए, तो चाइल्ड अब्यूज़ से लेकर के जो भी चीज़ें हैं उनकी रोकथाम कैसे हो, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको लेकर के एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। और इस हाई पावर्ड कमेटी की जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे बाल अधिकारिता जो विभाग है उसकी जो मिनिस्टर हैं वो इसकी हेड होंगी, वो उसकी अध्यक्ष होंगी। तो अभी हमारे जो बाल अधिकारिता विभाग है उसकी अध्यक्ष जो है ममता भूपेश है। तो इनको जो है
बाल अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं ये, तो इसलिए इनको जो है इसका अध्यक्ष जो है इस हाई पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि किस लिए जो है इस कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी जो है जो भी बच्चों से संबंधित जो उनका चाइल्ड अब्यूज़ होता है, शोषण होता है और जो दुर्व्यापार जो बच्चों का होता है, व्यापार भी होता है बच्चों का, आपको पता है ट्रैफिकिंग होती है, तो उनसे संबंधित सरकार को जो है वो समाधान प्रस्तुत करेगी किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। तो मैंने अध्यक्ष तो आपको इसको मैंने बता दिया है कि अध्यक्ष जो बाल अधिकारिता विभाग के जो मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे, जो कि अभी ममता भूपेश है। उसके अलावा जो बाल अधिकारिता जो श्रम एवं नियोजन मंत्री हैं और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं, वो इसके सह अध्यक्ष बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन है, सह अध्यक्ष कौन है, इस पे हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। फिर चलते हैं, अडानी ग्रीन जो है उसने राजस्थान में तीसरा हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ किया है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हाइब्रिड संयंत्र अडानी ने जैसलमेर में स्थापित किया था विंड एनर्जी को लेकर के, उसको लेकर के क्वेश्चन सीईटी के अंदर पूछा गया है। तो अभी इसके अंदर सेकंड जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि इसने जो है राजस्थान के अंदर तीसरा हाइब्रिड संयंत्र जो है अपना स्टार्ट किया है। तो अब देखिए कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस हाइब्रिड संयंत्र को स्थापित करने से जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी जो है, AEGL जो ये कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर विंड पावर जो है डेवलप करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है वो बन गई है। ठीक है, तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी जो है वो AGEL बन चुकी है। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो 7.17 गीगावाट की जो है गीगावाट क्षमता के जो है इसने संयंत्र जो है वो स्थापित कर दिए हैं पूरे अपने राजस्थान में। तो तीसरा जो संयंत्र है ये भी 450 मेगावाट का इसने स्थापित किया है। इससे पहले अगर आप देखें तो हम पढ़ चुके थे कि 390 मेगावाट का हाइब्रिड संयंत्र जैसलमेर में स्थापित किया था। उसके बाद यहाँ पर 600 मेगावाट का हाइब्रिड पावर प्लांट फिर से यहाँ पर ही इस्टेब्लिश किया था। तो ये सारी तो ओल्ड न्यूज़ है जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है अब ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर का जो है सबसे टॉप मोस्ट कंपनी ये बन गई है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल राजीविका को लेकर के है। देखिए फ्रेंड्स, राजीविका ने जो है अभी राजीविका के बारे में आप जानते हैं कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, आजीविका का मतलब क्या होता है कि जो वंचित वर्ग हैं उनकी आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए ये संस्था जो है वो कार्य करती है। तो राजीविका ने अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और फेनो पेमेंट बैंक के साथ में एक MOU साइन किया है। ठीक है, किसके साथ में साइन किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ में एक MOU साइन किया है। आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बताऊं कि पोस्ट पेमेंट बैंक ये जो है ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट बैंक्स होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन पोस्ट कह रही हूँ, ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये क्या होते हैं। तो पेमेंट बैंक देखिए 2018 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे और ये बेसिकली जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन है, उसको बढ़ाने के लिए जो है इन पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई थी। ये पेमेंट बैंक जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे कि अभी SBI में आप जाते हैं, उस तरीके से कार्य नहीं करेंगे। इनका कार्य करने का तरीका ये है कि ये चालू खाता और बचत खाता ये दोनों आपको खोल करके देंगे आराम से, लेकिन ये आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं देते, लोन की फैसिलिटी ये जो है वो नहीं देते। इनका मेन मकसद ये होता है कि गांव के क्षेत्रों में, रिमोट क्षेत्रों में जहां पर के बैंक की ब्रांचेस नहीं खुल सकती है वहां पर जो है बैंकिंग की सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस व्यू को लेकर के जो है इन बैंकों की स्थापना की गई थी। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है चालू खाता, बचत खाता तो आपको खोल के देते हैं, सेविंग अकाउंट और जो रेकरिंग अकाउंट होता है वो, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड और लोन फैसिलिटी है ये प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। इसमें जो प्रवासी श्रमिक होते हैं जो बाहर जाकर के कार्य करते हैं और अपना जो पैसा है वो अपने घर वालों को भेजते हैं, उसके लिए भी ये जो है सुविधा उपलब्ध करवाता है। यानी प्रवासी श्रमिकों के लिए जो उनका रिम्यूनरेशन भेजना होता है उनको अपने घर पे, उसके लिए भी ये डिपॉजिट की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। 2018 में जब इसको बनाया गया तो सबसे पहले तो ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है वो रेगुलेट होता है। इसमें RBI का नहीं, 100% गवर्नमेंट के द्वारा इसका रेगुलेशन है। और जो है इसमें काफ़ी सारे जो बैंक्स हैं वो उस समय ओपन किए गए थे करीबन जैसे कि अब देखिए, एक तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, पेटीएम है, NSDL का है, जियो का है, इन सब ने जो है अपने पेमेंट बैंक्स को स्टैब्लिश किया था। तो इतने सारे जो पेमेंट बैंक है उसमें से अभी 2 पेमेंट बैंकों ने आपस में MOU साइन किया है। कौन कौन से पेमेंट बैंक है? एक तो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और दूसरा है आपका फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो इनका MOU जो है वो इसको लेकर के है
कि हर एक ग्राम पंचायत में एक बीसी यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को जो है हम अपॉइंट करेंगे, और वो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा वो जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी। तो ये महिलाओं के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो बीसी सखी नाम से जो है उन महिलाओं को लगाया जाएगा। ये महिलाएं क्या करेगी कि बैंकिंग की जो सुविधाएं होती है, छोटी मोटी जो जानकारियाँ होती है और जो पेमेंट वगैरह करने का जो कार्य होता है, तो वो कार्य जो है इन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इनको ट्रेनिंग देने के लिए ये बेसिकली एक क्या कहते हैं इसको, एमओयू जो है इन तीनों के बीच में, राजीविका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फेनो पेमेंट बैंक के बीच में साइन किया गया है। तो ये 1 जीपी 1 बीसी क्या है? 1 जीपी का मतलब होता है 1 ग्राम पंचायत, हर एक ग्राम पंचायत में से 1 बीसी का मतलब, बीसी का मतलब है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में व्यक्ति होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर जो है उनको इस बैंकिंग के कार्य में लगाया जाएगा। तो 1 जीपी 1 बीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों में स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित एवं IIBF सर्टिफाइड जो महिलाएं हैं उनको बीसी सखी के रूप में जो है वो लगाने का कार्य किया जाएगा। तो ये तीनों का आपको एमओयू ध्यान रखना है, किस लिए एमओयू हुआ है वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए एक फिनटेक एजेंसी है जिसका नाम है पे नियर बाय। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको इसका दिख जाएगा। तो पे नियर बाय फिनटेक की एजेंसी। फिनटेक का मतलब क्या है? जो फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कराते हैं उसको फिनटेक एजेंसी कहते हैं। तो जो पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी है उसने 25 नवंबर को जो है एक एमओयू साइन किया था और उसमें 8 जिलों के अंदर बीसी सखी लगाने के लिए एमओयू साइन किया गया था। और अब तक जो है 25 जिलों के अंदर बीसी सखी को अपॉइंट कर दिया जा चुका है, उसके लिए एमओयू जो है वो साइन किए जा चुके हैं। तो अब देखिए उल्लेखनीय है कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से लगाई जाने वाली बीसी सखी संबंधित ग्राम पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में निवासियों और स्वयं सहायता समूह के परिवारों को निःशुल्क बैंकिंग सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवा रही हैं। तो ये इसका बेसिक कार्य है, निःशुल्क बैंकिंग सेवाओं को जो है घर घर तक पहुंचाने का कार्य बीसी सखी के द्वारा किया जाएगा। आप एमओयू के बारे में ध्यान रखिएगा, राजीविका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक के साथ में एमओयू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। कौन सी योजना? वाहन स्वरोजगार योजना। यानी कि अगर आपको कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी खरीदनी है तो सरकार उसके लिए जो है पैसा आपको देगी। तो ये स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के लिए और रोजगार जो क्षेत्र है उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं उनको पुश देने के लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। इसको लॉन्च कब किया है? तो इसको लॉन्च किया है 1 दिसंबर 2022 को। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को जो हमारा जयपुर का उद्योग भवन है वहाँ पर BIP बोर्ड रूम में 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं किस तारीख को फलानी योजना लॉन्च हुई है, तो तारीख भी याद रखिएगा। दिसंबर के दिन जो है आपको वाहन देने का जो है सरकार ने कमिटमेंट किया है कि आपको गाड़ी भी हम देंगे। अब तो रोजगार करके दिखाओ। ठीक है, रोजगार क्रिएट करो। फिर देखिए योजना के तहत 15 लाख तक के जो लघु वाणिज्यिक वाहन होते हैं, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, 15 लाख तक की कोई गाड़ी अगर जो आपको लेनी हो तो उसको क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत पर अधिकतम 10% या फिर 60,000, 10% या फिर 60,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो अनुदान या वो जो सब्सिडी या ग्रांट है वो सरकार के द्वारा या सरकार के जो समकक्ष जिसको ये पावर दी गई है उसके द्वारा जो संबंधित या कंपनी को सरकार पावर दे सकती है तो उनके द्वारा जो है आपको पे किया जाएगा। इसमें 18 से 45 उम्र तक के सभी लोग जो राजस्थान के निवासी हैं इसका लाभ जो है वो ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए 3 वाहन कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है। तो टाटा के 30, अशोका लीलैंड के 22 और महिंद्रा के वेरिएंट को लागू होगी। अब ये इतना तो याद नहीं रखना अपने को, तीनों कंपनियों का नाम ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनको पात्र किया गया है। जो योजना है उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। यानी कि आपको छोटे कमर्शियल वाहन खरीदने हैं 15 लाख रुपए तक के तो सरकार आपको जो है सब्सिडी उसके ऊपर देगी। सब्सिडी की राशि क्या है? तो 60,000 या 10%, दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार देगी, या तो सरकार देगी या सरकार के द्वारा ऑथराइज जो कंपनी होगी वो उसका पेमेंट करेगी। और एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से लेकर के 45 साल तक के जो भी व्यक्ति हैं वो इसके लिए, और राजस्थान के निवासी हैं मोस्टली, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और 3 कंपनियां हैं जिसको कि इसमें इंक्लूड किया गया है, पात्र किया गया है, टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लेकर के, इसमें क्या बातें हैं देख लेते हैं।
तो देखिए इसमें जो है ये पर्यटन योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को क्या-क्या जो है इस स्कीम के तहत या इस पॉलिसी के तहत क्या-क्या उन्होंने जो है प्रोविज़न्स किए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि अगर कोई इस तरीके से पर्यटन इकाई को स्थापित करना चाहता है अपने यहाँ पर, तो उसको जो है स्टाम्प ड्यूटी में 100% की जो है वो छूट दी जाएगी। आरंभ में ये 25% की जो है वो स्टाम्प ड्यूटी दी थी, लेकिन उसके बाद में पर्यटन इकाई शुरू होने का जो जो पत्र अगर वो प्रस्तुत करता है तो उसके बाद में उसको 100% की जो है स्टाम्प ड्यूटी के अंदर व्यक्ति को छूट दी जाएगी। अगर वो जो इसमें जीएसटी होता है तो जीएसटी के अंदर भी 10 ईयर के अंदर उसको 100% पुनर्भरण जो है वो कर दिया जाएगा। और फिर देखिए ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब उसका जो प्लान बनाते हैं हम, बिल्डिंग प्लान जो होती है वो दिखाना होता है आपको। किसी भी अगर आप लैंड का अगर दूसरा यूटिलाइजेशन करते हैं तो आपको उसका पूरा प्लानिंग बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उसका संपरिवर्तन वाला जो प्लान है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर देखिए वन विभाग के अधीन अगर ग्रामीण पर्यटन को राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि वन विभाग के अधीन जो ग्रामीण पर्यटन जो है उसको भी इको टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई अगर होगी तो वहाँ पर मिनिमम 2000 वर्ग मीटर और अधिकतम 2 हेक्टेयर पर जो है वो पर्यटन इकाई आप स्थापित कर सकते हैं। तो पर्यटन इकाई आप समझ रहे हैं कि जो भी फॉरेनर्स आते हैं या मान लीजिए गाँव को देखने के लिए भी आजकल गाँव का देखने का भी एक चस्का है, क्रेज़ है, जैसे कि लोग धोरों के अंदर डेजर्ट सफारी देखने जाते हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए तो आम बात है, लेकिन लोगों के लिए वो बहुत आकर्षण का विषय है। तो इस प्रकार से ग्रामीण जो पर्यटन है वहाँ पर किस प्रकार से जो है वो झोंपड़ियाँ वगैरह वो सब दिखाने का एक होता है ना, तो वो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही है। जैसे देखिए कि 90% हिस्से में कृषि और बागवानी कार्य, ऊंट फार्म, घोड़े, पक्षी, पशुधन, फसल बुआई, हस्तशिल्प, बगीचे आदि गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये जो आपने ऊपर देखा तो ये पर्यटन इकाई का कि इतने वर्ग मीटर में इसको स्टैब्लिश करेंगे, तो इसके अंदर भी 90% हिस्से में तो आपको ये चीज़ें बनानी पड़ेगी। कृषि भूमि पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और अधिकतम 1 हेक्टेयर पर कैरवान जो है उसको स्थापित आप कर सकते हैं। इस पर अतिथियों के वाहन पार्क किए जाने की बुनियादी सुविधाओं का विकास जो है वो किया जाएगा। मतलब सरकार का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड को पूरा ही आप इको टूरिज्म के लिए बना दें, नहीं, उसमें भी आपके कुछ नॉर्म्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई आप इतने हेक्टेयर तक की ज़मीन को ही पार्किंग के लिए यूज़ कर पाएंगे और इतने % एरिया पे आपको जो है वो बागवानी फसलें और जो ऊँट फार्म या गधे घोड़े जो भी आपको दिखाने हैं लोगों को, तो वो आपको जो है वो रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है गाँव को पूरा ही शहर बना देंगे तो फिर पर्यटन का अर्थ क्या रह जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर सरकार जो है वो प्रमोट करना चाह रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 65वां जो आपका नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, उसमें राजस्थान का शानदार प्रदर्शन हुआ है। तो ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था, अब इसमें क्या क्या किया गया है वो देखते हैं। तो देखिए इस चैंपियनशिप के अंदर राजस्थान ने 50 मीटर राइफल में और जो है उसमें 5 दिसंबर 2022 को 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीते हैं। और जब 2 दिसंबर को ये हुआ था उसमें 17 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। वैसे इसमें काफ़ी सारे जो है विजेताएं हैं, तो अब देखते हैं, इतने नाम तो याद होंगे भी नहीं, तो एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि राइफल प्रोन सिविलियन टीम के अंदर वीरेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी और राहुल फौजदार को अवार्ड मिला है, मतलब स्वर्ण पुरस्कार मिला है। मानवी सोनी डबल ट्रैप सीनियर और जूनियर में, मानवी और अनुष्का भाटी और रुद्राक्षी खंगारोत इनको डबल ट्रैप में, विनय प्रताप को डबल ट्रैप जूनियर में, अभिनव चौधरी को 10 मीटर एयर पिस्टल सब यूथ में, पंकज कुमार मोहित और शिवराज को 10 मीटर एयर पिस्टल सीनियर में, योगेश रविराज और मोहित 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर सिविलियन में और प्रद्युमन को 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर नेशनल कैटेगरी में। तो बच्चों ने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन अपन इतनी मेहनत कैसे करें, अपने से तो याद नहीं होंगे इतने सारे। तो अगर आपकी है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि इतने ऐसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे आपसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका राजस्थान भाषा के जो वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। और एक तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, दूसरा है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। तो हमने जब फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसमें हम ये इन चीज़ों को पढ़ चुके थे, अभी हम इसका जस्ट रिवीजन करेंगे कि किसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब देखिए सबसे पहले जो है राजस्थानी भाषा के लिए जो है ये पुरस्कार पहले देता कौन है, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी जो नई दिल्ली में है उसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। और इसके अंदर 2 पुरस्कार अपने को याद रखना है। पहला तो है राजस्थानी भाषा के लिए किसको पुरस्कार मिला है, दूसरा जो अनुवाद पुरस्कार है, ट्रांसलेशन वाला पुरस्कार है, वो किसको मिला है। रचना भी याद रखनी है और व्यक्ति का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा के लिए एक कृति है अलेखू अम्बा,
ठीक है। तो अम्बा का नाम आपने सुना होगा, महाभारत में एक कैरेक्टर है अम्बा। तो जो अम्बा है वो जो भीष्म है उनसे विवाह करने के लिए जो है उसमें आती हैं, और फिर बाद में शिखंडिनी का रूप जो है वो लेकर के, और महाभारत के एंड में जो है उनकी मृत्यु का कारण भी बनती है। तो उसको लेकर के ये नाट्य कृति रची गई हैं, और इसको रचने वाले जो साहित्यकार हैं वो उनका नाम है कमल रंगा। ये कहाँ से हैं? बीकानेर से हैं। तो यहाँ पर लिखा है बीकानेर से हैं, कमल रंगा नाम है, और अलेखू अम्बा जो है वो इनकी नाट्य कृति है। तो इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और फिर देखिए अनुवाद के लिए पुरस्कार किसको मिला है? तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है मदन गोपाल लड्ढा को, उनका उपन्यास है अकूट तासलो, उसके लिए दिया गया है। अब ये जो अकूट तासलो जो कृति है इनकी मदन गोपाल लड्ढा की, ये किस उपन्यास का ट्रांसलेशन है? तो गुजराती लेखक का एक उपन्यास है जिसका नाम था अखे पातर उपन्यास। इसको जो है बिंदु भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया था, और इसका अनुवाद इन्होंने किसने? मदन गोपाल लड्ढा ने जो है वो राजस्थानी भाषा में किया है। तो अभी देखिए राजस्थानी भाषा को लेकर के इसको 8वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित किया जाए, एक काफ़ी अच्छा आंदोलन भी चलाया जा रहा है काफ़ी लोगों के द्वारा, जो है हेलो मायड भाषा करो, ऐसा जो है ये आंदोलन है। तो हम सभी को इसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे मारवाड़ी मुझे बोलना चाहिए यहाँ पे कि अपन सब ने इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और मारवाड़ी अपनी जो है मातृभाषा है, अपनी मायड़ भाषा आई है, तो इन्हें अपन सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो अब सपोर्ट करवा वास्ते जो है सम्मिलित भी होना चाहिए, और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है लोगों ने के लिए जो है जागरूक करना चाहिए। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। आप देखिए इसमें जो है साहित्य अकादमी के अंदर जो पुरस्कार है उसके अंदर 1 लाख की राशि जो है वो दी जाती है, और अनुवाद के लिए 50,000 जो रुपीज़ है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो वैसे तो कुछ लोग जो हैं वो राजस्थान में रह करके भी राजस्थानी नहीं है नहीं समझ पाते हैं भाषा को, लेकिन भाषा जो है वो एक पहचान होती है इंसान की। तो अच्छा है, एक अच्छा स्टेप है, इनिशिएटिव है, ज़रूर से इसको सफलता मिलनी चाहिए, हम सभी को इसमें प्रयास करना है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, कोटा में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेनेटोरियम जैसे कि आपका यहाँ पे बिरला प्लेनेटोरियम है जयपुर के अंदर, जहाँ पर वो तारामंडल वगैरह दिखाया जाता है, वैसा का वैसा प्लेनेटोरियम जो है वो कोटा के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, डिजिटल प्लानिटोरियम है, तारामंडल जिसको कहते हैं। तो वहाँ का जो साइंस सेंटर है वहाँ पर इसको बनाएंगे, और वहाँ पर जो अभी ऑक्सीजन सिटी पार्क बना है तो वहाँ पर इसको 35 करोड़ रुपए की लागत से इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और इसको लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिरला है, क्योंकि वो कोटा से ही सांसद हैं, तो इसीलिए उनके प्रयासों से इसको डेवलप वहाँ पे किया जाएगा। फिर देखते हैं राजस्थान न्यूज़ इन शॉर्ट। अब एक ही पेज हमको पढ़ना है इसमें, जो शॉर्ट न्यूज़ उसको पढ़ लेते हैं, फिर सेकंड वीडियो के अंदर हम बाकी की न्यूज़ को कवर करेंगे। अब देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि शूटिंग बॉल जो है उसका भी आयोजन एसएमएस स्टेडियम में किया गया था, और शूटिंग बॉल के अंदर राजस्थान की जो पुरुष टीम है उसने सेकंड अवार्ड यानी कि रजत पुरस्कार जीता है। तो एम्स दिल्ली की जो टीम थी उसने राजस्थान की टीम को हराया है, और जो है स्वर्ण पदक एम्स दिल्ली को मिला है, और जो रजत पदक है वो राजस्थान की पुरुष टीम को मिला है। अगर महिला वर्ग की बात करेंगे तो महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है, और दिल्ली की टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर तो राजस्थान वर्ग ने कोई भी पुरस्कार नहीं जीता। तो आप सिर्फ जो है पुरुष टीम का ध्यान रखिएगा। शूटिंग बॉल क्या होती है मुझे नहीं पता, तो शूटिंग बॉल जो चैंपियनशिप थी उसमें राजस्थान की टीम ने रजत पदक जीता है, स्वर्ण नहीं रजत पदक जीता है। अब देखिए राजस्थान की एक खिलाड़ी हैं, और बहुत ही क्या कहें उसको, एक हमारे लिए एक तरीके से शर्म की बात ही है कि हम किसी खिलाड़ी के नाम के आगे भी लगाते हैं कि वो किस जाति से है। जाति शब्द से मुझे ऐसा एलर्जी होती है। कई लोग पूछते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी जाति हमारे डिसीजंस को डिसाइड करने का एक फैक्टर है कि ये मेरी जाति का है तो मैं इसको सपोर्ट करूँ, नहीं है तो ना सपोर्ट करूँ। आप अपने कल्चर को सपोर्ट कीजिए, समझ में आता है कि आप राजस्थान से हैं और हमारी संस्कृति है कि हम किसी से किस तरीके से मिलते हैं, हमारा पहनावा कौन सा श्रेष्ठ हमको लगता है उसको हम पहनते हैं, वो तो समझ में भी आता है। हम पगड़ी पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है, गुरूर आता है कि हाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया है। अरे हमने ऐसा क्या किया है? भाई हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, नाम रोशन करके गए हैं एक तरीके से पूरे विश्व के अंदर, विश्व पटल पे क्षत्रिय या और सर्व समाज को वो रख के गए हैं। लेकिन हमने ऐसा अभी क्या किया है कि हम उस पर इतना जो है वो सोचें? तो इसीलिए कभी भी जाति जो है वो हमारे डिसीजंस को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं टीकाराम जूली। उन्होंने राजस्थान की पहली स्वर्ण पदक विजेता दलित महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल को समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा जो है वो की है। ठीक है, तो समाज कल्याण विभाग की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया। ये बॉडी बिल्डर रही हैं, और इन्होंने थाईलैंड के अंदर एक प्रतियोगिता थी थाईलैंड के पटाया में, वहाँ पर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो इन खिलाड़ी का नाम हमको ध्यान रखना है।
ये बॉडी बिल्डर है, महिला बॉडी बिल्डर है, इनका नाम है प्रिया सिंह मेघवाल, ठीक है। और इनको समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है भैरव सिंह राठौड़ के को लेकर के है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो आपकी ये मूवी थी, बॉर्डर मूवी थी, उसमें भैरव सिंह जो है उनका रोल जो सुनील शेट्टी ने निभाया था। तो ये लोंगेवाला जो चौकी है वहाँ पर जो है ये तैनात थे, और ये भारत पाकिस्तान का जो हमारा वॉर हुआ था उसके एक हीरो माने जाते हैं। और इनको जो है पुरस्कार भी इसके लिए जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। तो हाल ही में इनका निधन जो है वो हुआ है। तो सोलंकिया तला के रहने वाले थे, और इनकी वीरता के लिए 1972 के अंदर जो है इनको सेना पदक से सम्मानित किया गया था। तो इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें। फिर देखिए ईरा टॉक की पुस्तक कुछ पन्ने इश्क कुछ पन्ने इश्क जो है इसकी लेखिका है, जयपुर की लेखिका ईरा टाक। ये दूसरी पुस्तक है जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो ये जो है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, और इस पुस्तक में मानवीय संवेदनाओं को समेटे 11 कहानियाँ जो है वो लिखी गई है। इससे पहले इनका उपन्यास लव ड्रग, इसको वैलेंटाइन डे पर जो है ये आया था। तो अब क्या याद करें इसमें, ठीक है आगे चलते हैं। ओम गॉड जो है इनको क्या पुरस्कार मिला है, तो इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये समाचार पत्र दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर हैं, ठीक है। और दैनिक भास्कर ने प्रोडक्ट इनोवेशन श्रेणी में भी इंफ्रा अवार्ड जो है वो जीता है। तो ये जर्नलिज्म के पुरस्कार एग्जाम्स में जो है नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इसको वैसे ही देखिएगा। बोरिस जॉनसन और हिलेरी क्लिंटन को लेकर के क्या न्यूज़ है, तो देखिए बोरिस जॉनसन पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, और जो हिलेरी क्लिंटन है वो अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी रही हैं। तो ये अभी जो है विदेशी अतिथि के रूप में जो है राजस्थान आएंगे, और बिरला ग्रुप की तरफ से जो आयोजित कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर शामिल होंगे। फिर है राजकुमारी गुजर को लेकर के, तो आरपीएससी में सबसे वरिष्ठ सदस्य, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, और उनकी नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 2016 को की गई थी। तो देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। ये संवैधानिक पद है, और राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। और जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी अधिकतम जो इनका टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स या 62 ईयर्स जो भी पहले हो वो होता है। और आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो संजय कुमार श्रोत्रिय हैं, और जो वर्तमान सदस्य हैं उसमें संगीता आर्य, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, और बाबूलाल कटारा और डॉक्टर मंजू शर्मा हैं। आयोग में वर्तमान में कार्यरत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो की गई है, जो प्रेजेंटली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके द्वारा की गई है। अब देखिए कृति भारती जो हैं वो जोधपुर के सारथी ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक हैं, और इनको जेनेवा के ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ध्यान नाम हो सकता है पूछ ले आपसे कि किसको जो है ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो कृति भारती हैं, और ये जोधपुर की हैं, सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए ये सम्मान स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जेनेवा सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल डायलॉग के द्वारा दिया जाता है। और डॉक्टर कृति भारत की एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट है। पहली बार किसी भारतीय एक्टिविस्ट को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, और ये राजस्थान से इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डॉक्टर कृति के साथ ही पेरू के एक्टिविस्ट जो है उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो डॉक्टर कृति के बारे में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक यूट्यूबर है योगेंद्र सैनी, और आपने टेक्निकल योगी तो देखा ही होगा, मैंने देखा है इनका। तो ये कभी चाय की थड़ी पर कप प्लेट धोते थे, और आज दुनिया में टेक्निकल योगी के नाम से विख्यात है। तो अलवर ज़िले से इनका संबंध है, और 2016 में जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो एक अच्छी चीज़ है, हालांकि क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, लेकिन एक ठीक है, अब एक मोटिवेशन भी मिलता है। देखिए ऐसे जो है कहाँ से जो है कहते हैं ना, फर्श से अर्श तक की कहानी जो है वो लिखी है। फिर देखिए मनीषा चाहर जो है पुणे महाराष्ट्र में आयोजित 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है आर्म रेसलिंग के अंदर। तो आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता के अंदर मनीषा चाहर जो है उन्होंने भरतपुर पुलिस की तरफ से पुरस्कार जीता है, और अब ईरान में होने वाली जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें भी आर्म रेसलिंग में ये भाग लेंगी। तो 2023 में भी ये भाग लेंगी। फिर है अर्जुन पुरस्कार से हमारे यहाँ के राजस्थान पुलिस में जो शूटिंग टीम के खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश मिठारवाल, उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है ओम प्रकाश मिठारवाल, और सीकर जिले के ये हैं, और उप अधीक्षक के पद पर अभी कार्यरत हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा कि अर्जुन पुरस्कार से ओम प्रकाश मिठारवाल जो है उनको सम्मानित किया गया है।
फिर नेक्स्ट देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं हम 3 दिसंबर को, इस पर जयपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी और इसमें बाड़मेर जिला कलेक्टर लोक बंधु को दिव्यांगजनों के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। तो बाड़मेर के जो जिला कलेक्टर हैं लोक बंधु, उनको दिव्यांगजनों के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। फिर देखिए रूमा देवी अमेरिका में सम्मानित हुई हैं। रूमा देवी जो बाड़मेर की हैं और जो फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कार्य करती हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी कार्य किया है इन्होंने और इनके ऊपर 2021 के अंदर आई थिंक जो है प्रीलिम्स में, आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, तो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन था इनके ऊपर। तो देखिए अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल में बाड़मेर की जो निवासी हैं अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिज़ाइनर रूमा देवी को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में विश्व स्तरीय कार्य करने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थान एम्पावरिंग की ओर से ये सम्मान इनको दिया गया है। इन्हें महिला सशक्तिकरण की वैश्विक महिला नेता के रूप में प्रशंसा पत्र देकर के भी सम्मानित किया है, तो काफ़ी गर्व की विषय है। फिर देखिए जो मनीष भान है ये भरतपुर के वेट लिफ्टिंग कोच हैं और राजस्थान वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनको इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में राजस्थान की ओर से तकनीकी अधिकारी रेफरी जो है वो नियुक्त किया गया है। तो इतना क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कई लोग बोलते हैं कि आप पूरा नहीं पढ़ाते हो, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया है। फिर देखिए स्वाति अग्रवाल और जो समूह है उनको शास्त्रीय नृत्य का इनका समूह है, इनको वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है वहाँ पर इनको सेलेक्ट किया गया है। फिर देखिए वैभव गहलोत जो है वो आरसीए के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं, रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ है, तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ये पुनः अध्यक्ष बने हैं। फिर देखिए कलेक्टर हैं कहाँ के, अलवर जिले के, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और इनको भी जो है अभी हमने पीछे पढ़ा था कि लोक बंधु जो कि बाड़मेर के जिला कलेक्टर हैं, उनको जो है राज्य स्तरीय दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के ऊपर जो है राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हैं जो कि अलवर के जिला कलेक्टर हैं, उनको दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए उपचुनाव यानी बाई इलेक्शन हुए हैं कहाँ पर, सरदार शहर की जो सीट है, विधानसभा सीट है चूरू जिले के अंदर, वहाँ पर दोबारा से उपचुनाव हुए थे। यहाँ पर पहले से कांग्रेस के विधायक थे भंवरलाल शर्मा, उनके निधन के कारण ये जो सीट है वो वैकेंट हुई थी और यहाँ पर जो विजय दर्ज की है वो कांग्रेस के ही जो विधायक बने हैं अनिल कुमार शर्मा, उन्होंने जीत दर्ज की है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अशोक कुमार को हरा करके जो है ये जीत उन्होंने दर्ज की है। तो ध्यान रखिएगा नाम इनका अनिल कुमार शर्मा और कहाँ पर, सरदार शहर चूरू में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखिए एक प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग खेल प्रतिस्पर्धा। अब ये कौन सी प्रतियोगिता है तो मुझे पता नहीं ज़्यादा। भोपाल में इसका आयोजन हुआ था और उदयपुर के खिलाड़ियों ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है और इसमें उदयपुर के खिलाड़ियों ने जो है 9 कांस्य पदक और 2 रजत पदक जो है वो इसके अंदर राजस्थान के लिए जीते हैं। तो भोपाल में इसका आयोजन किया गया था और उदयपुर के खिलाड़ियों ने यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। फिर देखिए शरद महोत्सव, तो राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन किया गया 29 से 31 दिसंबर तक और इसको जो है पर्यटन विभाग और सुरभि प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। तो शरद महोत्सव यहाँ पर विंटर फेस्टिवल जो है वो मनाया गया। अब हम जो नेक्स्ट वाले आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट्स का हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम कवर करेंगे और आपको जो भी लगता है कि कौन सी चीज़ें और रह गई हैं और अच्छे से बतानी चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सजेशन आप दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।